कल्पना कीजिए कि कॉलेज का हॉस्टल है, छात्र होली की छुट्टियों में घर गए हुए हैं, माहौल शांत है। लेकिन जब वो लौटते हैं तो देखते हैं कि उनके कमरों पर ताले बदले हुए हैं, उनका सामान बाहर पड़ा है और कुछ अजनबी लोग अंदर बैठे हैं। अरे! और जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो जेब से कुछ कानूनी कागजात निकाल कर दिखाते हैं और कहते हैं ये जमीन अब हमारी है। ये कैसे हो सकता है? यही सवाल है। आज हम पटना उच्च न्यायालय के एक ऐसे ही चौंकाने वाले फैसले की परतों को खोलेंगे। अच्छा। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें एक जमीनी विवाद की कहानी बताते हैं जिसमें एक कॉलेज है, उसका एक सचिव है और जमीन की खरीद बिक्री की एक ऐसी उलझी हुई कहानी है जिसे सुलझने में सालों लग गए। हमारी कोशिश ये समझने की है कि कैसे एक प्रशासनिक फैसला जो शायद नेक इरादे से लिया गया हो, एक संस्था को दशकों तक चलने वाली कानूनी लड़ाई में धकेल सकता है। बिल्कुल। और इस विश्लेषण का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि केस कौन जीता या हारा। सही बात है। हमारा मकसद ये समझना है कि कानून की नजर में मालिकाना हक का मतलब क्या होता है। हम देखेंगे कि कैसे एक मामूली लगने वाली चूक, अधिकार क्षेत्र के बिना किया गया एक सौदा, जमीन के मालिकाना हक की पूरी चेन को ध्वस्त कर सकता है। पूरी चेन को ही। हाँ, ये कहानी एक बहुत पुराने कानूनी सिद्धांत को जिंदा कर देती है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। चलिए तो फिर इस कहानी के किरदारों से मिलते हैं और इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। जी। एक तरफ है वादी महंत रामजीवन दास कॉलेज बेगूसराय और दूसरी तरफ है प्रतिवादी, वो लोग जिन्होंने कॉलेज की जमीन खरीदी, जिनमें मुख्य अपील करता है शिवनंदन राय और कुछ अन्य लोग। ठीक है। कॉलेज का पक्ष तो बिल्कुल सीधा और साफ है। उनके पास एक जमीन थी, सर्वे प्लॉट नंबर 1227, जिस पर 6 कमरों का एक हॉस्टल बना हुआ था। कॉलेज का कहना है कि 24 मार्च 1989 को जब हॉस्टल के छात्र और सुपरिटेंडेंट होली की छुट्टियों पर थे, तब इन लोगों ने जबरदस्ती हॉस्टल पर कब्जा कर लिया। कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ यहीं से शुरू होता है। हाँ, लेकिन प्रतिवादियों की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। अच्छा। उनका तर्क है कि उन्होंने कोई जबरदस्ती नहीं की, बल्कि वो तो अपनी खरीदी हुई जमीन पर अपना हक जताने आए थे। मतलब वो कानूनी तौर पे आए थे उनके हिसाब से। हाँ, उनकी कहानी की जड़ें एक विनिमय पत्र या जिसे डीड ऑफ एक्सचेंज कहते हैं उसमें है, और ये इस घटना से कई साल पहले कॉलेज के ही एक सचिव और एक दूसरे व्यक्ति के बीच हुआ था। ओहो। यहीं से ये पूरा मामला एक कानूनी चक्रव्यूह में फंस जाता है। तो इस चक्रव्यूह को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा। घटनाओं का क्रम क्या था? ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कहानी की शुरुआत होती है 12 फरवरी 1982 को। महंत रामजीवन दास नाम के एक व्यक्ति ने कॉलेज को कई जमीनें दान में दी। दान में? हाँ, दान में, जिसमें वो विवादित जमीन यानी सर्वे प्लॉट नंबर 1227 भी शामिल थी। यहां तक सब ठीक था। कॉलेज जमीन का मालिक था, उस पे हॉस्टल था, छात्र रह रहे थे। और फिर आता है वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, 25 जुलाई 1986। ये तारीख इस केस का एक तरह से दिल है। इस दिन कॉलेज के तत्कालीन सचिव अमर सिंह ने रामचंद्र कुंवर नाम के एक व्यक्ति के साथ जमीन की अदला बदली का एक सौदा किया। अदला बदली? जी। इस डीड ऑफ एक्सचेंज के तहत अमर सिंह ने कॉलेज की प्लॉट नंबर 1227 की 1 बीघा 2 कट्ठा जमीन, जिस पर वो हॉस्टल बना था, रामचंद्र कुंवर को दे दी। एक मिनट, जिस पे हॉस्टल बना था वो जमीन ही दे दी। हाँ, वही जमीन। तो बदले में कॉलेज को क्या मिला? बदले में रामचंद्र कुंवर ने अपनी 2 अलग जमीनों प्लॉट नंबर 1225 और 1226 से कुल 15 कट्ठा जमीन कॉलेज को दी। अब कागज पर देखें तो ये एक सामान्य सौदा लग सकता है। हो सकता है कॉलेज को जो जमीन मिली हो वो ज्यादा अच्छी जगह पर हो। प्रतिवादियों का यही तर्क था कि सचिव अमर सिंह ने जो भी किया वो कॉलेज के हित में ही किया था। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? बिल्कुल। क्या एक सचिव, चाहे वो कितना भी वरिष्ठ क्यों ना हो, अपनी मर्जी से कॉलेज की संपत्ति का सौदा कर सकता है? क्या उन्हें कॉलेज की प्रबंध समिति यानी मैनेजिंग कमेटी से पूछने की जरूरत नहीं थी? यही इस पूरे केस का केंद्रीय प्रश्न है। प्रतिवादियों का तर्क भावनाओं और भरोसे पर आधारित था कि अमर सिंह एक जिम्मेदार व्यक्ति थे, पहले सचिव थे, उन्होंने जो किया होगा सोच समझ कर किया होगा। लेकिन कानून तो सबूत मांगता है। वही तो, कानून भावनाओं पर नहीं सबूतों पर चलता है। क्या उस सौदे को मंजूरी देने वाला कोई रेजोल्यूशन था? क्या मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग का कोई रिकॉर्ड था? कोई ऐसा दस्तावेज जिससे यह साबित हो कि अमर सिंह को यह सौदा करने का अधिकार दिया गया था? और जवाब था? जवाब है नहीं। ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका। और यहीं से हम उस कानूनी सिद्धांत की ओर बढ़ रहे हैं जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था। जी।
एक तरह से अमर सिंह वो चीज देने की कोशिश कर रहे थे जिसे देने का अधिकार उनके पास था ही नहीं। बिल्कुल। ये एक क्लासिक केस है निमो डाट क्वाड नॉन हैबिट का। ये एक लैटिन कहावत है जिसका सीधा सा मतलब है कोई व्यक्ति वो चीज नहीं दे सकता जो उसके पास है ही नहीं। अच्छा। यहाँ होने का मतलब सिर्फ कब्जा नहीं बल्कि उसे देने का कानूनी अधिकार भी है। अमर सिंह के पास जमीन को बदलने का अधिकार ही नहीं था, तो वो कानूनी तौर पर उसे किसी और को दे ही नहीं सकते थे। ठीक है, तो ये गुप्त सौदा 1986 में हो गया। कॉलेज को इसकी भनक तक नहीं लगी। फिर कहानी आगे कैसे बढ़ी? कहानी आगे बढ़ती है लगभग 2 साल बाद, 28 अप्रैल 1988 को। जिस व्यक्ति रामचंद्र कुंवर को एक्सचेंज में जमीन मिली थी, उनकी पत्नी प्रमिला देवी। हाँ, प्रमिला देवी ने उस जमीन को यानी प्लॉट नंबर 1227 के उस हिस्से को शिवनंदन राय और अन्य लोगों को बेच दिया। ये वही लोग हैं जो बाद में इस केस में मुख्य प्रतिवादी बने। एक मिनट, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने बाद में जमीन खरीदी? उनकी क्या गलती थी? उन्होंने तो पूरे कागजात देखकर, पैसे देकर सौदा किया था। उनके पास तो रजिस्टर्ड डीड ऑफ एक्सचेंज का सबूत था। ये तो उनके साथ सरासर नाइंसाफी लगती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कानून में अक्सर ऐसे हालात पैदा होते हैं। इसे बोनाफाइड परचेजर या नेक नियत से खरीदने वाले का सिद्धांत कहते हैं। अच्छा। उन्होंने निश्चित रूप से कागजात देखे होंगे, लेकिन कानून की नजर में अगर जमीन का टाइटल या मालिकाना हक ही शुरुआत में खराब था, तो वो आगे कितनी भी बार बिक जाए वो खराब ही रहेगा। मतलब जैसे चोरी की गाड़ी? हाँ, आप एक चोरी की गाड़ी को कितनी भी बार बेचें, वो रहेगी तो चोरी की ही। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। समझ गए। तो इसके बाद आती है वो 24 मार्च 1988 की तारीख, होली वाली घटना। जी। जब छात्र और सुपरिटेंडेंट श्याम सुंदर सिंह लौटते हैं और देखते हैं कि हॉस्टल पर कब्जा हो चुका है। ये तो कैसे फिल्म के सीन जैसा लगता है। बिल्कुल। और इसी घटना के बाद कानूनी मशीनरी हरकत में आई। पहले पुलिस में शिकायत हुई, फिर शांति भंग होने के आशंका के तहत धारा 144 और 145 की कार्रवाई शुरू हुई। और यहीं इन कार्यवाहियों के दौरान जब प्रतिवादियों ने अपना लिखित बयान दिया, तब उन्होंने उस 1986 वाले डीड ऑफ एक्सचेंज को अपनी दलील का आधार बनाया। तो कॉलेज को तब पता चला? हाँ, कॉलेज का कहना है कि उन्हें उस सौदे के बारे में पहली बार पता ही तब चला। सोचिए, लगभग 3 साल बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी जमीन तो किसी और की हो चुकी है। तो एक तरफ कॉलेज कह रहा है कि हमारी जमीन पर कब्जा हो गया, और दूसरी तरफ खरीदार कह रहे हैं कि हमने पैसे देकर जमीन ली है। जाहिर है ये मामला सड़क पर तो सुलझने वाला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहानी अदालत के दहलीज पर पहुंची। सबसे पहले निचली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट में क्या हुआ? ट्रायल कोर्ट ने कॉलेज का मुकदमा ही खारिज कर दिया। क्या खारिज कर दिया? हाँ, ये कॉलेज के लिए एक बड़ा झटका था। अदालत का तर्क 2 मुख्य बातों पर आधारित था। पहला, कोर्ट ने माना कि 1986 में हुआ डीड ऑफ एक्सचेंज असली है, उसमें कोई जालसाजी नहीं है। और दूसरा, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, वो था समय सीमा का कानून, जिसे लॉ ऑफ लिमिटेशन कहते हैं। होल्ड ऑन, ट्रायल कोर्ट ने केस को इस आधार पर खारिज कर दिया कि कॉलेज ने शिकायत करने में देर कर दी। जी। मतलब कोर्ट ये कह रहा है कि भले ही सौदा गलत था, पर क्योंकि कॉलेज ने देर कर दी, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। ये तो न्याय से ज्यादा एक तकनीकी चीज को प्राथमिकता देने जैसा लगता है। आपका कहना बिल्कुल सही है। कोर्ट का नजरिया यही था। उन्होंने कहा कि सौदा 1986 में हुआ था और कॉलेज ने केस 1994 में दायर किया। दस्तावेज को चुनौती देने के लिए 3 साल की समय सीमा होती है, जो कब की बीत चुकी थी। हाँ, इसलिए कोर्ट ने माना कि मामला समय सीमा के कानून के कारण खारिज किया जाता है। साथ ही उन्होंने प्रतिवादियों के कब्जे को भी कानूनी माना, क्योंकि वो बिक्री के दस्तावेजों पर आधारित था। ये तो कॉलेज के लिए बहुत निराशाजनक रहा होगा। मतलब जिस सौदे के बारे में उन्हें पता ही सालों बाद चला, उसी की देरी के लिए उन्हें सजा मिल गई। हाँ, ये एक अहम मोड़ था। ट्रायल कोर्ट ने प्रक्रियात्मक देरी पर ज्यादा ध्यान दिया और मामले की जड़ में जाने से परहेज किया, लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई। अच्छा। जब यह मामला अगली अदालत यानी अपीली अदालत में गया, तो नजरिया 180 डिग्री घूम गया। तो अपीली अदालत ने आके कहा, 1 मिनट, आप सब गलत चीज पर ध्यान दे रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही समझिए। उन्होंने ऐसा क्या देखा जो ट्रायल कोर्ट को नहीं देखा? अपीली अदालत ने मामले को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। उन्होंने उस सवाल पर ध्यान केंद्रित किया जिसे ट्रायल कोर्ट ने लगभग नजरअंदाज कर दिया था। क्या सचिव अमर सिंह के पास वो सौदा करने का अधिकार था भी या नहीं? मतलब वो मामले की जड़ तक गए। हाँ, उन्होंने समय सीमा की तकनीकी बात को किनारे रखकर मामले की बुनियाद को पकड़ा, और उन्हें वही मिला जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि कोई अधिकार नहीं था। कोई अधिकार नहीं।
अदालत ने पाया कि प्रतिवादी ऐसा एक भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाए जिससे ये साबित हो कि मैनेजिंग कमेटी ने सचिव अमर सिंह को जमीन की अदला बदली करने का कोई अधिकार दिया था। कोई प्रस्ताव नहीं, कोई आधिकारिक पत्र नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर उस डीड ऑफ एक्सचेंज का क्या हुआ? अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि क्योंकि सचिव के पास अधिकार ही नहीं था, इसलिए 25 जुलाई 1986 का वो डीड ऑफ एक्सचेंज शुरू से ही अमान्य था। शुरू से ही? हाँ, कानूनी भाषा में इसके लिए एक बहुत शक्तिशाली शब्द है, ab initio void। ओके, अब इनिशियो वॉइड, ये सुनने में बहुत भारी लगता है। आम भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये सिर्फ एक रद्द किया हुआ सौदा है या उससे भी कुछ ज्यादा? ये सिर्फ रद्द किए हुए सौदे से कहीं ज्यादा है। सोचिए, ये एक पेड़ की तरह है। अगर जड़ ही जहरीली हो तो उस पर उगने वाला हर फल, हर पत्ता भी जहरीला होगा। अब इनिशियो वॉइड का मतलब है कि ये सौदा शुरू से ही, यानी अपनी जड़ से ही अमान्य था। यह ऐसा है जैसे ये सौदा कानूनी तौर पर कभी हुआ ही नहीं। कभी हुआ ही नहीं? हाँ, ये एक शून्य था, एक जीरो। और अगर बुनियाद ही शून्य है तो उस पर आप कितनी भी मंजिलें बना लें, यानी उस सौदे के आधार पर बाद में कितनी भी खरीद बिक्री हो जाए, वो सब के सब अपने आप गैर कानूनी और शून्य हो जाती हैं। वाह, ये तो पूरे मामले को देखने का नजरिया ही बदल देता है। तो इस तर्क के हिसाब से शिवनंदन राय और बाकी लोगों की खरीद भी शून्य हो गई, भले उन्होंने पैसे दिए हों। एकदम। अपीली अदालत ने मामले की जड़ को पकड़ा, पत्तों को नहीं। उन्होंने कहा कि जब रामचंद्र कुंवर को जमीन का मालिकाना हक मिला ही नहीं, तो वो आगे किसी को बेच कैसे सकते थे? और उस समय सीमा वाले तर्क का क्या हुआ, जिसके आधार पर ट्रायल कोर्ट ने पूरा केस ही खारिज कर दिया था? अपीली अदालत ने उस पर भी एक बहुत जरूरी स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि ये मुकदमा सिर्फ एक दस्तावेज को अमान्य घोषित करने के लिए नहीं है, बल्कि कब्जा वापस पाने के लिए भी है। सही पकड़ा। ये सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड रिकवरी ऑफ पोजेशन था, और कब्जा वापस पाने के लिए कानून में 12 साल की समय सीमा होती है। अच्छा, तो समय की गिनती उस गुप्त सौदे की तारीख 1986 से नहीं, बल्कि उस दिन से हुई जब हॉस्टल पर असल में कब्जा किया गया, 1989। बिल्कुल सही। कब्जा 24 मार्च 1989 को हुआ था और मुकदमा 1994 में दायर किया गया था, जो 12 साल की समय सीमा के पूरी तरह अंदर था। तो मामला लिमिट में था। हाँ, इसलिए अपीली अदालत ने माना कि मुकदमा समय पर दायर किया गया था और ट्रायल कोर्ट का फैसला तथ्यों और कानून दोनों के हिसाब से गलत था। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया और कॉलेज के हक में फैसला सुनाया। तो अपीली अदालत में कॉलेज को न्याय मिल गया, लेकिन जाहिर है प्रतिवादियों ने हार नहीं मानी होगी। नहीं मानी। आखिरकार ये मामला दूसरी अपील के तौर पर पटना उच्च न्यायालय पहुंचा। अंतिम फैसला क्या रहा? अंतिम फैसला वही रहा जो अपीली अदालत का था। पटना उच्च न्यायालय ने अपीली अदालत के तर्क और फैसले पर पूरी तरह से अपनी मोहर लगा दी। मतलब उन्होंने भी कहा कि अपीली अदालत सही थी? हाँ, उन्होंने मामले की फिर से जांच की और उन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचे। हाईकोर्ट ने भी उसी केंद्रीय सवाल पर ध्यान दिया, सचिव का अधिकार। और नतीजा वही निकला? नतीजा वही। हाईकोर्ट ने दोहराया कि सचिव अमर सिंह के अधिकार का कोई सबूत नहीं है। प्रतिवादी ये साबित करने में पूरी तरह से नाकाम रहे कि कॉलेज की प्रबंध समिति ने कभी भी इस अदला बदली को मंजूरी दी थी। इसलिए डीड ऑफ एक्सचेंज ab initio void, यानी शुरू से ही अमान्य है। और इसका असर बाद की बिक्री पर भी? निश्चित रूप से। उच्च न्यायालय का तर्क बहुत सीधा और स्पष्ट था। जब मूल सौदा ही शून्य था तो रामचंद्र कुंवर को जमीन का मालिकाना हक कभी मिला ही नहीं। और अगर आपके पास किसी चीज का मालिकाना हक ही नहीं है तो आप उसे किसी और को बेच नहीं सकते। इसलिए प्रमिला देवी द्वारा शिवनंदन राय और अन्य लोगों को की गई बिक्री भी अवैध और शून्य मानी गई। तो वो नेक नियत से खरीदने वाले की दलील यहाँ भी काम नहीं आई? नहीं आई, क्योंकि जिस चीज को वो खरीद रहे थे उसका टाइटल ही डिफेक्टिव था शुरू से। और हॉस्टल के कब्जे के बारे में कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने माना कि कॉलेज से जमीन का कब्जा जबरदस्ती छीना गया था। वो कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं थी। और चूंकि कॉलेज ही जमीन का असली और कानूनी मालिक था और हमेशा से था, इसलिए कॉलेज उसे वापस पाने का पूरा हकदार है। तो अंत में हाईकोर्ट का अंतिम आदेश क्या था? अंत में हाईकोर्ट ने इस दूसरी अपील को सुनवाई के स्तर पर ही खारिज कर दिया। सुनवाई के स्तर पर ही? मतलब एडमिट ही नहीं किया? हाँ, अदालत ने कहा कि इस मामले में कानून का कोई ठोस सवाल यानी सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है जिस पर आगे बहस की जाए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि अपीलिया अदालत का फैसला तथ्यों और कानून पर इतना स्पष्ट और मजबूत था कि हाईकोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण ही नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि ये मामला तथ्यों का है और तथ्य साफ हैं, बस केस वहीं खत्म हो गया। तो इस पूरी कहानी का सार ये है कि एक सचिव का एक फैसला
दशकों की कानूनी लड़ाई का कारण बन गया। पूरा मामला सिर्फ एक दस्तावेज पर आकर टिक गया, वो दस्तावेज जो कभी बना ही नहीं था, यानी मैनेजिंग कमेटी की मंजूरी का प्रस्ताव। एक छोटी सी प्रक्रियात्मक चूक ने इतने सारे लोगों की जिंदगी को सालों तक उलझाए रखा। बिल्कुल, ये कहानी उस पुराने कानूनी सिद्धांत नीमो दांत क्वोड नॉन हॉबिट को फिर से जिंदा कर देती है। कोई वो चीज नहीं दे सकता जो उसके पास है ही नहीं। सही बात है। क्योंकि एक्सचेंज अमान्य था, जमीन कानूनी तौर पर कभी रामचंद्र कुंवर की हुई ही नहीं, इसलिए उसे आगे बेचा भी नहीं जा सकता था। और ये सिर्फ एक कॉलेज की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक सबक है। हाँ, ये हर उस सोसाइटी, ट्रस्ट, एनजीओ या संस्था के लिए एक सबक है जहां संपत्ति के सौदे होते हैं। ये दिखाता है कि उचित प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण और अधिकार का पालन करना कितना जरूरी है। एक छोटी सी लापरवाही और भविष्य में कितना बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है, ये उसका एक सटीक उदाहरण है।